छोटी सी कोशिश है हमारी तरफ से कि हम सीएमआई के क्वेश्चन लेकर आए बिकॉज उनके क्वेश्चंस काफी सोचने वाले होते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। ये सीएमआई 2015 का प्रॉब्लम है। A1 मतलब पार्ट ए का फर्स्ट प्रॉब्लम था ये। नेक्स्ट इज इंटीजर्स इन द रेंज। सो एक प्रॉब्लम है ये जीडीपी पर कैपिटा जीडीपी एंड इसके ऊपर एक प्रॉब्लम आया था। Hi everyone, good evening, Jai Hind. I hope you're all well, fine, healthy, safe. Great to have you. I welcome you all to this session. ISI 2026 सीरीज के अंदर हम ये आज कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करने वाले सॉल्वेबिलिटी ऑफ इक्वेशंस। किस किस तरीके से नॉर्मल अलग अलग तरीकों से चीजों को सॉल्व किया जा सकता है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स। इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आईएसआई के अंदर, सीएमआई के अंदर आए हैं, जहां पर हमें सिर्फ इक्वेशंस को सॉल्व करना है, उसके एस्पेक्ट्स को देखना है। चाहे वो हम नॉर्मल लॉगरिथमिक इक्वेशंस की बात करें, लीनियर इक्वेशंस की बात करें, क्वाड्रेटिक की बात करें, क्यूबिक की बात करें, लॉग इन्वॉल्व है जिसके अंदर, या फिर और भी जेनरिक इक्वेशंस। ठीक है, बहुत सारी इक्वेशंस होती हैं एंड आज हम वो सॉल्व करने वाले हैं। इनफैक्ट ये आज मैं जो सेशन बनाया है, दिस इज मोस्टली फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ सीएमआई। बहुत सारे बच्चे मुझे हमेशा बोलते हैं कि सर आईएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर लेते हो, बट सीएमआई के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन ज्यादा नहीं डालते। सो अगेन दिस इज वन छोटी सी कोशिश है हमारी तरफ से कि हम सीएमआई के क्वेश्चन लेकर आए बिकॉज उनके क्वेश्चंस काफी सोचने वाले होते हैं। इनफैक्ट उनका जो पार्ट ए होता है उसमें ट्रू फॉल्स वाले जब क्वेश्चंस होते हैं वो काफी अमेजिंग क्वेश्चंस होते हैं एंड बहुत अच्छा पैटर्न होता है। राइट, सो आज हम बहुत सारे क्वेश्चन सीएमआई के प्रीवियस क्वेश्चंस के डिस्कस करने वाले हैं। डिफरेंट एस्पेक्ट्स, डिफरेंट सब टॉपिक्स है, बट अगेन आइडिया, कोर आइडिया एक ही है, दैट सॉल्वेबिलिटी, किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग को इंप्रूव किया जाए डिफरेंट सब टॉपिक्स के जरिए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके, एंड बिफोर वी स्टार्ट अगेन गाइस, ये हमने एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज फॉर आईएसआई। सो जो बच्चे आईएसआई सीएमआई 2026 को टारगेट करने वाले हैं उनके लिए है। टोटल ऑफ 60 टेस्ट, 50 जिसमें से 50 ऑब्जेक्टिव टेस्ट हैं, 10 सब्जेक्टिव टेस्ट हैं। एंड ऑब्जेक्टिव टेस्ट के अंदर आईएसआई पैटर्न है, सीएमआई पैटर्न है, टॉपिक वाइज टेस्ट है। सो इट इज एन अमेजिंग कलेक्शन ऑफ टेस्ट एंड द टेस्ट, इसके ऊपर मैं सेशन भी ले चुका हूँ कि किस तरीके के तुम इससे टेस्ट देख पाओगे एंड कितने फुल लेंथ टेस्ट हैं, कितने ओपन टेस्ट हैं। सो एंड द प्राइस इज 999 रुपीज ओनली। द कूपन कोड इज ABMPRO। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, यू कैन ऑलवेज बाय दिस। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, ठीक है। सो अगेन इनमें से बहुत सारे वो टेस्ट भी हैं जो हमने यहाँ पर इन रैंकर्स को दिए थे। राइट, सो उन टेस्ट के जरिए हम ये भी बता पाते हैं बहुत बार कि यार तुम कहां पर स्टैंड करो विज़ लास्ट ईयर रैंक 1 आईएसआई, लास्ट टू लास्ट ईयर रैंक 1 आईएसआई। हम हमेशा मतलब कुछ स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं हमारे जो हमने यहाँ से अर्नब के टाइम से या उससे भी पहले आत्मदीप सेन गुप्ता के टाइम से स्टार्ट किए थे। एंड ऑफ कोर्स वही टेस्ट इसको दिए थे, वही टेस्ट हमने ऋषित को दिए थे एंड वी वर एबल टू गॉज कि यार इनका टॉप रैंक आने वाला है। तो दोस टेस्ट आर आल्सो अ पार्ट ऑफ दिस टेस्ट सीरीज। ओके, तो आज हम शुरू करते हैं सॉल्वेबिलिटी ऑफ इक्वेशन। सो विल टॉक अबाउट डिफरेंट प्रॉब्लम्स एंड किस तरीके से दिमाग लगाकर, लॉजिक लगाकर इन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। ये सीएमआई 2015 का प्रॉब्लम है। A1 मतलब पार्ट ए का फर्स्ट प्रॉब्लम था ये। So the problem says, मैं हट जाता हूँ। If you want, you can try this problem on your own. Pause the session for some time. 10 people sitting around a table decide to donate some money for charity. You're told that the amount donated by each person was the average of the money donated by two persons sitting adjacent to him or her. One person donated 500. Choose the correct options for the following question. 10 लोग हैं, टेबल के अराउंड बैठे हैं, चैरिटी के लिए पैसा दिया एंड कुछ इस तरीके का दिया कि जो पर्सन ने डोनेट किया दैट इज द एवरेज ऑफ द टू पर्सन सिटिंग अराउंड हिम फॉर एवरी पर्सन। ठीक है, सो द अमाउंट डोनेटेड बाय ईच पर्सन वाज एवरेज ऑफ द मनी डोनेटेड बाय द टू पर्सन सिटिंग एडजेसेंट टू हिम। हमेशा एवरेज है। ठीक है, तो यहां पर 10 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, सो 1 2 3 4 10 and 9 and 8 7 6 5 10 लोग बैठे हुए। ठीक है, सो 10 people are sitting एंड जो भी वो पैसा दे रहे हैं दैट इज द एवरेज ऑफ द टू एडजेसेंट पीपल। जो पैसा दे रहे हैं उसका एवरेज है एंड यहाँ पे दिया एक पर्सन ने 500 डोनेट किया। सो वन पर्सन डोनेटेड 500।
1 person donate 500. What is the total amount donated by 10 people? 10 लोगों का टोटल अमाउंट कितना है? एग्जैक्टली 5,000 है, लेस देन 5,000 है, मोर देन 5,000 है, या फिर हम कैन डिसाइड नहीं कर पाएंगे इतनी सी इंफॉर्मेशन से। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सॉल्वेबिलिटी, कि हमें यहाँ पे कुछ भी आइडिया नहीं है किस तरीके से करना है। ये प्रॉब्लम शायद हमने पहली बार देखा हो, बट अगेन किस तरीके से हम सोच के प्रोसीड कर सकते हैं। सो अगेन पहला स्टेप यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ऑब्वियस भी होता है। इन मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स फर्स्ट स्टेप इज द मोस्ट ऑब्वियस वन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लेट्स से एक बंदे ने 500 रुपए दिए, ठीक है। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप ये डिसाइड करना कि यार ये है इज द एवरेज ऑफ दीज टू। द अमाउंट गिवन बाय 1 इज द एवरेज ऑफ द अमाउंट गिवन बाय 2 एंड अमाउंट गिवन बाय लेट्स से 10। तो मान लेते हैं कि यार इस बंदे ने, इसने ही गिव लेट्स से 500 प्लस x, या x बोल दो या 500 प्लस x दे दो, ठीक है। 500 की ही नजरों से देखते हैं इसको, बिकॉज 500 है, 500 की नजरों से देखते हैं। 500 प्लस x, x कैन बी जीरो ऑल्सो, x कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो, नेगेटिव ऑल्सो। अगर इसने 500 प्लस x दिए तो ये जो है पर्सन 2 इज गोइंग टू गिव हाउ मच? कैन आई से पर्सन 2 इज गोइंग टू गिव 500 माइनस x, 500 माइनस x, right? So let me put this in the different color. So if this person 1 gave x, and let's say person 10 gave 500 plus x, so person 2 is going to give 500 minus x. So that is how the average is going to be 500. That is how the average is going to be 500. Okay. Now let's proceed to this person. So if person 1 gave 500, person 2 gave 500 minus x, what would be the amount given by person 3? So person 3 ऐसा amount होगा कि person 3 और 1 का जो average है वो person 2 है. So 500 minus x, 500 minus x is equal to 500 plus person 3, let's say is y upon 2. So 1000 minus x is equal to 500 plus y minus 2x. So y is equal to 500 minus 2x. It will be 500 minus 2x. This will be 500 minus 2x. तो I think यहाँ से जैसे ही मैंने ये प्रोसीड किया, this idea was awesome. ये इसको 500 plus x की फॉर्म में, तो so that every चैरिटी के अंदर कम से कम 500 वाला चीज तो जरूर आए, 500 वाला चीज तो जरूर आए, so that I am able to relate to everything. ठीक है, मैं यहाँ से ये भी शुरू कर सकता, let this be x and this be y. तो मल्टीपल वेरिएबल्स डालना is suicidal in these kind of problems. ठीक, देखो सिंपल सी चीज है, जितने वेरिएबल्स तुम इंट्रोड्यूस करोगे अल्टीमेटली तुम्हें उतने ही वेरिएबल्स हटाने भी हैं सिस्टम से। ठीक है, सो इंट्रोड्यूस एज लेस वेरिएबल्स एज पॉसिबल। सो हमने सिर्फ एक ही वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया 500 प्लस x, एंड बाकी सब कुछ x के टर्म में लिख रहे हैं। सो द अमाउंट डोनेटेड बाय द थर्ड पर्सन इज 500 माइनस 2x। सिमिलरली अगर मैं ये फोर्थ पर्सन का अमाउंट कैलकुलेट करता हूं, इट विल बी 500 माइनस 3x. यू कैन कैलकुलेट, it will be 500 minus 3x. Amount by the fifth person is going to be 500 minus 4x. By this is going to be 500 minus 5x. Similarly, ऐसे चलते चलते यहाँ पर जब आएंगे ना, so amount by this person is also going to be 500 minus 9x. 500 minus 9x ऐसे चलते आगे, और यहाँ पर 500 plus x भी है. So can I say 500 minus 9x is equal to 500 plus x, and we are done. So this gives us x is equal to 0. अगर x 0 है इसका मतलब every person denoted the same amount. Every person denoted 500. ये वैसे भी था, मतलब इसको हिट एंड ट्रायल से ही करना था, तो ये भी सोच सकते थे यार ये कैसे हो सकता है, how can it happen that if one person is denoting 500, the average of all the the average of the person donating the money is the average of the other two. ठीक है, so the amount which is donated by person 1 is average of the two people adjacent to him. So this can, one of the ways this can happen is if all the people give the same amount of money. ठीक है, तो बट यहाँ पर since cannot decide है, तो यहाँ पर ऐसा पॉसिबल केस हो सकता था कि ये वाला 500 वाला केस भी हो, एंड कोई ऐसा केस भी हो जहां पर 5,000 से ज्यादा हो, 5,000 से कम हो, ऐसा पॉसिबल था. ठीक है, बट हमने मैथमेटिकली ये प्रूव कर दिया कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. द ओनली वे दिस कैन हैपन इज व्हेन ऑल द पीपल गिव द सेम अमाउंट, दैट इज 500 rupees. सो व्हाट इज द टोटल अमाउंट गिवन बाय 10 people? It is going to be exactly 5,000 rupees. Exactly 5,000 होने वाला है. I hope this is clear. So this is what we call solvability. ठीक है, जहां पर हमें
पता नहीं है. फॉर एग्जाम्पल द प्रॉब्लम्स व्हिच कम इन स्कूल, हमें पता होता है यार दिस इज द वे टू अप्रोच. यहाँ पे पता नहीं था. द थिंग वाज इट स्टार्टेड विद 500. यहाँ पे 500 प्लस एक्स 500 माइनस एक्स से शुरू किया एंड अल्टीमेटली केप्ट ऑन फाइंडिंग द वैल्यूज एंड इक्वेटेड 500 प्लस एक्स एंड 500 माइनस 9x getting x is equal to 0. Okay, so same problem. What is the maximum amount donated by the individual? Exactly 500, more than 500, less than 500, cannot decide. So of course we've been able to prove that everyone will be able to pay. Everyone will have to pay 500 if this thing, the average वाली चीज अगर true करनी है, right? So each person, amount denoted by each person is the average of the money denoted by the two persons sitting adjacent to him or her. This is only possible if all the people throw the same amount of money. I hope this is clear to everyone. Chalo, next is integers in the range. So एक problem है ये. Consider the following function defined for all real numbers x. ये function है fx is 2018 upon 10 plus e to the power x. How many integers are there in the range of f? Again यहाँ पे क्या है, मिक्स कॉन्सेप्ट्स कर रहे हैं, बट अगेन किस तरीके से सॉल्व करना है, कैसे सोचना है, कैसे आइडियाज हमारे दिमाग में आने चाहिए. दिस इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन टुडेज सेशन. सो fx is 2018 upon 10 plus e to the power x. How many integers are there in the range of f? Right. So this is a problem from CMI 2018 and part A, second problem. कितने इंटीजर्स इसकी रेंज में. सो व्हाट आर द आइडियाज, कैसे सोचें. सो आइडिया 1 इज ग्राफिंग. भाई ग्राफ ड्रॉ कर लो और देखो यार कहां से कहां पे चीजें हो रही हैं. आइडिया 2 क्या होता है, y एज अ फंक्शन ऑफ x है तो रेंज निकालने के लिए वी राइट f x एज अ फंक्शन ऑफ y. ऐसे ही करता ना. द स्टैंडर्ड वे टू फाइंड द रेंज इज राइट x इन टर्म्स ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x दिया हुआ है. यहां देखो दिस इज y. तो यहां से क्या आएगा, 2018 is equal to 10y plus e to the power x into y. ठीक है, यहां से e to the power x is going to be 2018 minus 10y upon y. So x is going to be log of 2018 minus 10y upon y. 2018 minus 10y by y. एंड हमें अब यहां पर देखना है कि क्या व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शंस. तो रिस्ट्रिक्शंस क्या है, सबसे पहली रिस्ट्रिक्शन है कि 2018 minus 10y by y should be positive. तभी तो log डिफाइंड होगा, अदरवाइज log डिफाइंड ही नहीं होगा. 2018 minus 10y by y should be positive. अच्छा, ये मुझे पता है कि y हमेशा पॉजिटिव है because e to the power x can never be negative. तो डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव है, न्यूमरेटर पॉजिटिव है, तो y is always positive. तो y अगर पॉजिटिव है तो 2018 minus 10y is positive. So y is less than 201.8. So y की वैल्यूज क्या है, 1, 2, 3 up to 201 integers. So total of 201 values are possible. So this is the correct answer. This is idea number 2. Idea number 3, और किस तरीके से इसको कर सकते हैं. Idea 3. Right, so all these ideas are very important. ये सब चीजें तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए so that for example इस प्रॉब्लम को शायद मैं 2 आइडियाज लगाकर कर सकता हूँ. There might be other problem जहां पर let's say idea number 2 या idea number 3 में से कोई एक आइडिया ही लगे, but if I don't know this idea I might not be able to proceed. Right, so it is very important to get hold of every idea as possible. Right, so this is standard approach जो NCERT में दिया हुआ है कि y in terms of x है, range कैसे निकालते हैं, x in terms of y निकालो. So if we are able to find x in terms of y, we are able to find the range. So idea 3 is x is concentrated only at one point. तो मैं इस फंक्शन की रेंज निकालता हूं एक इस फंक्शन से e to the power x से. तो मुझे यह पता है कि e to the power x जो है ना वो 0 से इंफिनिटी है. ठीक है, e to the power x वैसे ग्राफ कुछ ऐसा होता है, 0 से इंफिनिटी है. अब ये फंक्शन डेवलप कर दो, बिकॉज ये फंक्शन डेवलप करना इतना मुश्किल नहीं है, बिकॉज जो वेरिएबल है वो एक ही जगह कंसंट्रेटेड है. सो ऐड 10. सो 10 plus e to the power x less than infinity. 1 upon 10 plus e to the power x greater than 0. 1 upon infinity. 2018 से डिवाइड कर दो, सॉरी मल्टीप्लाई कर दो. 2018 by 10. 2018 upon 10 plus e to the power x 0. ठीक है, तो ये कितना हो गया 201.8. ये फंक्शन है.
तो fx जो है वो 0 से 201.8 के बीच में लाइक कर रहा है, तो मतलब ये सारे के सारे इंटीजर्स होंगे। दिस इज अनदर आइडिया, समझ रहे हो? तो जितने भी इस टाइम पे जितने भी अलग अलग आइडियाज, अलग अलग किस्म के आइडियाज तुम अपने दिमाग में डाल पाओ, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज एज आई मेंशन देयर माइट बी सर्टेन प्रॉब्लम्स जो आइडिया नंबर 3 से आसान हो देन आइडिया नंबर 2। इस केस में हम बोल सकते हैं कि यार दोनों ही चीजें सेम ही थी, कुछ भी ज्यादा फर्क पड़ा नहीं, बट देयर माइट बी सर्टेन प्रॉब्लम्स जहां आइडिया नंबर 3 से बहुत सिंपल हो, एंड देयर माइट बी सर्टेन प्रॉब्लम जो आइडिया नंबर 2 से, जो स्टैंडर्ड आइडिया है, उससे निकल जाए। ठीक है, सो डिफरेंट आइडियाज यू हैव टू पुट। अब यहाँ पर देखो व्हाट वाज द कोर, मैं खुद सोचो, अब मैंने ये प्रॉब्लम तुम्हें करवा दिया आइडिया 2 से आइडिया 3 से, अब तुम खुद से सोचो कि यार आइडिया नंबर 3 मुझे कब यूज करना चाहिए, व्हेन इट इज द राइट टाइम और द बेस्ट टाइम और द बेस्ट वे टू यूज आइडिया 3। ठीक है, तो इसका आंसर तुम्हारे पास होना चाहिए, डेफिनेट आंसर। वो कब होना चाहिए? जब हमारे पास जो वेरिएबल है वो एक ही जगह कंसंट्रेट हो। ठीक है, अगर यहाँ पे बाई चांस ऐसा होता है कि 2018 x अपॉन 10 प्लस ई टू दी पावर एक्स, अब आइडिया 3 को यूज करना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज मैं कहां से शुरू करूं, ऊपर से या नीचे से? यहां पर तो ई टू दी पावर एक्स ही ना, बाकी तो कांस्टेंट है वो बनाते गए हम, समझ आया? राइट, सो इट शुड बी वेरी क्लियर कि आइडिया 3 मैं कब से यूज करूं, कैसे मैं वेरिएबल से उठा के पूरा फंक्शन बना सकूं, ये तब हो पाएगा जब वेरिएबल एक ही जगह कंसंट्रेटेड है। आई होप दिस इज क्लियर। चलो, जीडीपी पर कैपिटा जीडीपी, एंड इसके ऊपर एक प्रॉब्लम आया था, दिस वाज इन 2016 सीएमआई के पेपर में, एंड इट वाज इन पार्ट ए, अ कंट्रीज जीडीपी ग्रू बाय 7.8% विद इन अ पीरियड। एक देश का जीडीपी 7.8% से बढ़ा। During the same period, the country's per capita GDP defined as ratio of GDP to the population, per capita GDP पता ही है, GDP upon the population increased by 10%. तो GDP 7.8% से बढ़ा और per capita 10% से बढ़ा। GDP per capita 10% से बढ़ा। By what percentage did the total population change? तो GDP बढ़ा 7.8% से, जीडीपी पर कैपिटा 10% से बढ़ा, तो पॉपुलेशन कितने परसेंट से चेंज हुआ? अब इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, एज ए मेंशन यार, इन तरह के एग्जाम्स है ना, इस तरह के क्वेश्चंस हर कोई कर लेता है, बट प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ टाइम की होती है। क्या किसी के पास टाइम नहीं होता, इस कारण नहीं होता, एंड किसी के पास इस क्वेश्चन में करने के लिए बहुत ज्यादा स्पेयर टाइम होता है, इसलिए कर लेता है। बट यहाँ पे इन तरह के प्रॉब्लम्स के अंदर हमें अपनी एलिगेंस को इंप्रूव करना होता है, राइट? सो हाउ डू वी इंप्रूव आवर एलिगेंस, हाउ डू वी इंप्रूव आवर सॉल्वेबिलिटी, सो दैट हम इस तरह के प्रॉब्लम्स को एक तो सॉल्व तो करना ही करना है, ठीक तो करना ही करना है, बट इंपॉर्टेंट चीज है कि टाइम कम से कम लगाना है, बिकॉज सो दैट वी आर एबल टू स्पेंड मोर टाइम ऑन मोर डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स। ठीक है, देखो गाइस, 2018 में जीडीपी लेट्स से जी है, एक साल में 7.8% बढ़ी। 7.8% मतलब नई जीडीपी कितनी हुई? 1.078 जी, यही हुआ ना, जी प्लस 7.8 बाय 100 इंटू जी, जी प्लस 7.8 बाय 100 इंटू जी, ये नया जीडीपी, दिस इज जीडीपी। सो पिछले ईयर इतना था, नए साल में इतना हो गया। गॉट इट? हमें निकालना है पॉपुलेशन कितना इंक्रीज हुआ, तो पॉपुलेशन लेट्स से यहां पर पी था, अगर x% पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है, इफ पॉपुलेशन इज इंक्रीज बाय x%, सो p प्लस x बाय 100 इंटू पी, या x% बोलो ना, लेट्स से हमें अल्टीमेटली निकालना है कि x व्हाट परसेंटेज पॉपुलेशन, बाय व्हाट परसेंटेज द पॉपुलेशन इंक्रीज्ड, बाय व्हाट परसेंटेज द पॉपुलेशन इंक्रीज, राइट? तो लेट्स से द पॉपुलेशन इंक्रीज बाय x%, सो p प्लस xp, p प्लस xp, तो 1 प्लस xp, 1 प्लस xp इज द न्यू पॉपुलेशन, ठीक है? अब क्या बोल रहे हैं, द जीडीपी पर कैपिटा इंक्रीज बाय 10%, सो जीडीपी पर कैपिटा नई वाली कितनी हुई? 1.078 जी अपॉन 1 प्लस एक्सपी, दिस इज द न्यू। ओल्ड कितनी है? जी बाय पी अपॉन जी बाय पी, ओल्ड वाली इज इक्वल टू 10%, 10%, जी बाय पी, जी बाय पी, जी बाय पी कैंसिल, आंसर आ गया। सो 1.078 अपॉन 1 प्लस एक्स परसेंटेज है ऑलरेडी, -1 इज इक्वल टू 0.1,
So 1.078 upon 1 plus x is equal to 1.1. 1 plus x is equal to 1.078 upon 1.1. 0.99988. So 1 plus x is equal to 0.98. So x is minus 0.02. This is a percentage. So basically the population decreased by 2%. हमने x को इंक्रीज माना था इसलिए प्लस x दिखा था, बट वैसे भी दिखाई दे रहा था ना, जीडीपी 7.8% से बढ़ रही है, जीडीपी पर कैपिटा 10% से बढ़ी, तो डिनोमिनेटर डिक्रीज होगा ना, तभी तो ये परसेंटेज ज्यादा है, वो दिखाई भी दे रहा है. सो द पॉपुलेशन एक्चुअली डिक्रीज्ड बाय 2%. पॉपुलेशन क्या हुआ? डिक्रीज हुई है 2% से, वो दिख गया. सो दिस इज द मोस्ट एलिगेंट वे. अब बहुत बार ऐसा होता है कि यार हम पॉपुलेशन पी ले लेते हैं, x बाय 100 कर देते हैं. x बाय 100 सेम है, x बाय 100 तक तुम करोगे तो x माइनस 2 आ जाएगा. अगर तुम यहाँ पे x बाय 100 लोगे तो x माइनस 2 आएगा. मैंने पहले ही परसेंटेज लिया, बिकॉज परसेंटेज ही निकालना था हमें परसेंटेज निकालना था, तो मैंने वो परसेंटेज टर्म्स में ही x लिया. ठीक है, तो x बाय 100 से भी आंसर आ जाएगा, बट उससे चीजें थोड़ी और ड्रामेटिक हो जाएंगी, थोड़ी सी और बढ़ जाएंगी. तो तुम्हें ये डिसाइड करना है कि हमें निकालना क्या है, एंड व्हाट इज द बेस्ट वे टू फाइंड दिस इन द मोस्ट एलिगेंट मैनर. गॉट इट? चलो नेक्स्ट, मोनोटोनिक फंक्शंस के ऊपर सवाल आया था CMI 2021 के अंदर. पार्ट ए में फर्स्ट पहला प्रॉब्लम था, कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशंस. You can take the screenshot of this if you want to solve this on your own. You can pause it. So पहली इक्वेशन है log a base 2021. Log a to the base 2021 is 2022 minus a. And second equation है 2021 power b is 2022 minus b. तो यहाँ पे 4 सवाल हैं. पहला so again इस तरह के उसमें क्या है, we have to answer true false. ठीक है, तो ये जो recent pattern CMI का चल रहा है वो है true false, जिसमें पार्ट ए में 10 प्रॉब्लम्स होते हैं, हर प्रॉब्लम के ऐसे 4 इंटीजर्स होते हैं, एंड हमें हर चारों का ट्रू फॉल्स देना होता है. तो ओनली इफ मैं चारों का चारा सही आंसर देता हूं, देन ओनली माय एंटायर क्वेश्चन इज गोइंग टू बी करेक्ट, राइट. सो दिस इज वेरी ट्रिकी फॉर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, बिकॉज इसमें ऐसा होता है कि यार 4 में से 3 का पता लग रहा है, एक का नहीं पता लग रहा है, उस केस में क्या करें, राइट. तो दैट इज व्हाई वी हैव टू बी वेरी क्लियर, कंसेप्चुअली वी हैव टू बी वेरी क्लियर, एंड इस तरह के और भी हम सवाल करने वाले हैं आज के सेशन के अंदर. So we have to answer true false. ठीक है, तो पहले तो इसको देखते हैं. Let's look at this and let's read the answer questions options also. ठीक है, तो सॉल्व करने से पहले ऑप्शन भी देखो कि क्या फाइंड करना है. पहला ऑप्शन बोल रहा है there exists a unique a that satisfies the first equation. तो एक ही a satisfy करेगा. There exists a unique b that satisfies the second equation. एक ही b satisfy करेगा. There exists a solution for both the equations such that a is equal to b. जो सॉल्यूशंस हैं वो a is equal to b, मतलब ऐसा सॉल्यूशन होगा ऊपर वाले का भी नीचे वाले के दोनों बराबर है. एंड देयर एग्जिस्ट अ सॉल्यूशन फॉर बोथ द इक्वेशंस सो दैट a plus b इन द इंटीजर, a plus b एक इंटीजर है, ऐसा सॉल्यूशन होगा. हमें ये बताना. तो सिर्फ मुझे ये ही नहीं बताना कि यार a यूनिक है या नहीं है, बट a कौन सा है अगर वो भी पता चल जाए, अगर यूनिक है तो कौन सा है, तब भी मेरी हेल्प हो जाएगी फोर्थ पार्ट के अंदर. तो मुझे सिर्फ यूनिक सोल्यूशन नहीं बताना, मुझे सोल्यूशन का नाम भी बताना है कि सोल्यूशन कौन सा है, सो दैट आई एम एबल टू आल्सो आंसर द फोर्थ पार्ट. अब देखो, log a बेस 2021 इज 2022 माइनस a. अगर तो मुझे ये बताना है कि यूनिक है या नहीं, तो यूनिक तो बहुत आसानी से पता चल सकता है. देखो, अगर मैं इसको a की जगह थोड़ी देर के लिए x मानता हूं, log x बेस 2021 इज इक्वल टू 2022 माइनस x. तो क्या करो, एक बार y इज इक्वल टू log x का ग्राफ बना, एक बार y इज इक्वल टू 2022 माइनस x का ग्राफ बना, और देखो कि यार कितनी बार इंटरसेक्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर बना रहा हूं ग्राफ, log x बेस 2021 1 से बड़ा है बेस, उसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है. ये 0.1 है, 1,0 इंक्रीजिंग फंक्शन. एंड 2022 माइनस एक्स, 2022 माइनस एक्स ये लाइन है, इस तरह की लाइन होती है, नेगेटिव स्लोप. तो भाई ये तो मुझे दिखाई दे रहा है कि जो आंसर है ना, सोल्यूशन वो एक ही है, सोल्यूशन एक ही है. सो देयर एग्जिस्ट अ यूनिक है, बिल्कुल है, एक ही है. कौन सा है अभी मैंने फिगर आउट नहीं किया. सिमिलरली सेकंड केस को अगर मुझे करना है तो मैं क्या करूं, यहां पर 2021 पावर x मान लो, एंड राइट साइड 2022 माइनस एक्स मान लो.
2021 पर x, 2022 माइनस x। तो एक बार y इज इक्वल टू 2021 पावर x का इक्वेशन एंड एक बार 2022 माइनस x का ग्राफ। तो अगर इनमें एक ही सोल्यूशन दिखाई दे रहा है तो इसका आंसर भी एक ही होगा। a टू द पावर x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, a टू द पावर x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, एक्सपोनेंशियल। एंड 2022 माइनस x, 2022 माइनस x इज लाइक दिस। तो यहां पर भी सोल्यूशन तो एक ही है बॉस, सोल्यूशन तो एक ही है। सो देयर एग्जिस्ट अ यूनिक बी दैट सेटिस्फाइज द सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करने का एक ही तरीका है, ठीक है। तो ए और बी तो है ही है। अब मुझे ये बताना है कि यार ये जो सोल्यूशन है और ये जो सोल्यूशन है वो क्या वो बराबर है, सोल्यूशन तो एक ही है। तो बट ये दोनों बराबर है। अब उसके लिए थोड़ा सा क्रिटिकली देखो यार, क्रिटिकली देखो तो जो थोड़े से नोन पॉइंट्स है वहां पर एक्सप्लोर करते हैं। एक्स को 1 रखते हैं, एक्स को 1 रखेंगे तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, ये 2022 है। एक्स को अगर मैं 2021 रखता हूं, यहां पर देखो एक्स को 2021 log 2021 बेस 2021, ये वैल्यू 1 होगी। 2022 माइनस 2021 ये वैल्यू भी 1 होगी, जिसका मतलब जो x है ना ये वाला, इसका सोल्यूशन है 2021। जो a है, a इज 2021, a इज 2021। यहां देखते हैं सिमिलरली x को 0 रखो, ये लेफ्ट हैंड साइड 1 हो गया 2022। x को अगर मैं 1 रखता हूं, 2021 पावर 1 इज 2021, x को 1 रखता हूं 2022 माइनस 1 इज 2021, तो इसका मतलब जो b है दैट इज 1। सो इसका भी एक सोल्यूशन है, इसका भी एक सोल्यूशन है। इसका जो सोल्यूशन है वो 2021 है, इसका सोल्यूशन है 1 है। तो देयर एग्जिस्ट अ सोल्यूशन फॉर बोथ द इक्वेशंस सो दैट a इज इक्वल टू b। दिस इज फॉल्स, ये फॉल्स है। पहला वाला ट्रू है, दूसरा वाला ट्रू है। देयर एग्जिस्ट अ सोल्यूशन फॉर द इक्वेशन सो दैट a प्लस b इज एन इंटीजर, ये ट्रू है। तो इसका आंसर है TTFT, ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू इज द राइट आंसर। सो दिस इज द पैटर्न ऑफ CMI। पार्ट ए का पैटर्न ये होता है जिसमें तुम्हें 10 प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं, तो टोटल ऑफ 40 प्रॉब्लम्स, बट एक प्रॉब्लम के अंदर ऐसे 4 ट्रू फॉल्स होते हैं। तो ऐसे 10 प्रॉब्लम 40 ट्रू फॉल्स तुम्हें आंसर करने होते हैं, बट ये सारे का सारे कंसेप्चुअल होते हैं, राइट। सो ऐसा नहीं कि यार तो तुम्हें अगर चारों के चारों तुम सही करते हो देन ओनली दिस प्रॉब्लम इज गोइंग टू बी करेक्ट, तो भी उसके पूरे क्वेश्चन के मार्क्स मिलेंगे। तो यू हैव टू चूज द क्वेश्चंस जहां पे तुम conceptually बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, सो दैट यू आर एबल टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन, एवरी 4 क्वेश्चंस ऑफ दैट क्वेश्चन। चलो एक और देखते हैं इसी तरीके का। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉल्स। सो अगेन देखो कितना कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। सो यहाँ पे कंसेप्चुअली स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो दिस इज हाउ इट इज डिफरेंट, दिस पेपर ISI एंड CMI पेपर्स आर डिफरेंट फ्रॉम JEE पेपर। वी हैव टू बी वेरी स्ट्रांग कंसेप्चुअली, एंड फॉर्मूला आता हो ना आता हो, बट अगर कंसेप्चुअली तुम स्ट्रांग हो यू विल डेफिनेटली बी एबल टू आंसर दीस क्वेश्चन। ABC आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव कांस्टेंट्स, ABC डिस्टिंक्ट पॉजिटिव कांस्टेंट्स है, अलग अलग है। कंसीडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। एक लीनियर इक्वेशन है ax plus by is root 2, दूसरी लीनियर इक्वेशन है bx plus cy is root 3, दोनों लीनियर इक्वेशन है। पहला है ABC ऐसे एग्जिस्ट करते हैं such that the system has infinite solutions. There exists ABC such that the system has exactly one solution. If the system has no solution, it means that 2b is less than a plus c. If 2b is less than a plus c, that means that every time the system has no solution. तो ट्रू फॉल्स हमें यहाँ पे चारों का आंसर करना है। देखो ये दो लाइंस है, दो लाइंस है, तो दो लाइंस का सोल्यूशन यूनिक सोल्यूशन तभी होगा अगर दो लाइंस पैरेलल नहीं। तो क्या ऐसे ABC एग्जिस्ट करते हैं सो दैट द सिस्टम इज इनफाइनाइटली, अच्छा इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस कब होंगे जब दो लाइंस कोइंसिडेंट है, एंड नो सॉल्यूशन कब होगा जब दो लाइंस पैरेलल है, राइट। सो दिस इज नो सॉल्यूशन, दिस इज इनफाइनाइट एंड दिस इज यूनिक, ठीक है। इन अदर वर्ड्स मैथमेटिकली इनफाइनाइट होने के लिए मुझे ये दोनों सेम लाइंस बनानी पड़ेंगी। सो मुझे बस इंश्योर करना है कि a बाय b का वैल्यू b बाय c के बराबर है, विच इज इक्वल टू √2 बाय √3। तो अगर ऐसा है तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। अगर a बाय b b बाय c के बराबर है, पैरेलल लाइंस है, बट ये रेशो √2 बाय √3 के बराबर नहीं है, इस केस में इसका नो सॉल्यूशन है। तो पहला देखते हैं कि ऐसे ABC एग्जिस्ट करेंगे सच दैट सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन करेंगे। ऐसे तो मैं ABC एग्जिस्ट करवा ही सकता हूं ना, ऐसे तो मैं ABC एग्जिस्ट करवा ही सकता हूं, ठीक है। तो कैसे करना है मुझे, और बना भी दो यार। ये देखो इसको मैं √2 करता हूं एंड ये √3 करता हूं, A को √2 B को √3, तो ये बराबर होगी,
तो b अगर √3 है तो c का वैल्यू कितना हुआ? c का वैल्यू कितना हुआ? 3/√2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना, तो c का वैल्यू कितना हुआ? 3, √3 इंटू √3/√2। तो अगर a b c ऐसे हैं तो ये तीनों चीजें बराबर होंगी, तो एग्जिस्ट तो करेंगे। इसका मतलब दिस इज ट्रू। देयर एग्जिस्ट abc सच दैट द सिस्टम हैज एग्जैक्टली वन, अच्छा एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन तो बहुत ही सिंपल है, मुझे बस ये इंश्योर करना है a बाय b इज नॉट इक्वल टू b बाय c। स्लोप बराबर नहीं है, सो अगर स्लोप बराबर नहीं है तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। सो इफ a बाय b इज नॉट इक्वल टू b बाय c, तो ऐसे तो बहुत सारे कर सकते हो। सो दिस इज डेफिनेटली ट्रू, ये भी ट्रू है। इफ द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन पे आते हैं। नो सॉल्यूशन है तो 2b का वैल्यू a प्लस c से कम होना चाहिए। ये कैसे प्रूव करेंगे या फिर ये कैसे डिसप्रूव करेंगे? हाउ डू आई प्रूव दिस? नाउ दिस इज वेरी ट्रिकी। अच्छा, अगर सॉल्यूशन सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन तो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये होना चाहिए। इसका मतलब एक तो पहले दो को इक्वेट कर दो तो b स्क्वायर का वैल्यू ac के बराबर है, b स्क्वायर का वैल्यू ac के बराबर है, और रेशो √2/√3 के बराबर नहीं होनी चाहिए b स्क्वायर का वैल्यू। इसका मतलब abc ap में, सॉरी जीपी में। सो अगर abc जीपी में है, एट द सेम टाइम ये रेशो जो ये कॉमन रेशो है वो √2 या √3/√2 के बराबर नहीं है। सो जीपी में होना चाहिए, एंड कॉमन रेशो √2/√3 नहीं होनी चाहिए, √3/√2 नहीं होना चाहिए, देन ओनली इट इज गोइंग टू हैव नो सॉल्यूशन। कॉमन रेशो मतलब b बाय a उल्टा, या फिर c बाय b, ये √3/√2 नहीं होनी चाहिए। सो abc शुड बी इन जीपी एंड कॉमन रेशो शुड नॉट बी √3/√2। क्या ऐसे एग्जिस्ट कर सकते हैं? तो मान लेते हैं सिस्टम नो सॉल्यूशन है, मतलब b स्क्वायर का वैल्यू ac है और r का वैल्यू √3/√2 नहीं है, तो क्या ये होगा? अच्छा, एबीसी पॉजिटिव भी दिए हुए हैं, एबीसी पॉजिटिव एंड डिस्टिंक्ट है, तो बोल सकता हूं कि अगर मैं एबीसी की बात करूं तो इसका अरिथमेटिक मीन हमेशा जीएम से बड़ा होगा, स्ट्रिक्टली बड़ा होगा। स्ट्रिक्टली बड़ा क्यों होगा? बिकॉज एबीसी डिस्टिंक्ट है। किसका? ए और सी का। अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी। अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी क्या है? व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी? इट इज गोइंग टू बी a प्लस सी बाय 2 should be greater than geometric mean of A and C, which is B. Geometric mean of A and C तो B है ना, because ABC GP में है। So A plus C 2B से बड़ा होना जरूरी है, कंपल्सरी है। तो अगर नो सॉल्यूशन है, मतलब अगर ये है तो ये होगा ही होगा, ठीक है। सो इफ द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन तो ये होगा ही होगा, इसके अलावा ये भी होगा, R शुड नॉट बी √3/√2। बट अगेन, अगर सिस्टम नो सॉल्यूशन है तो क्या ये होगा? बिल्कुल हो, ये होगा। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू। ओके, उल्टा देखते हैं। अगर 2b का वैल्यू a प्लस सी से छोटा है, सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, क्या उल्टा बोल सकते हैं? देखो, ये तो है, अगर ये है तो ये है। अब ये बोल रहे कि अगर ये होगा तो सिस्टम का नो सॉल्यूशन होगा ही होगा? नहीं, अगर ये है बट कॉमन रेशियो √3/√2 के बराबर है तो नो सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसका मतलब दिस इज फॉल्स। तो नो सॉल्यूशन के लिए एक और एडिशनल कंडीशन है, ये वाली, ये होनी जरूरी है। यहां पर सिर्फ बोल रहा है कि ये, तो दिस डज नॉट इंश्योर, इससे इंश्योरिटी नहीं है कि नो सॉल्यूशन होगा। उसके अलावा मुझे ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि r इज नॉट इक्वल टू √3/√2, ठीक है। r इज नॉट इक्वल टू √3/√2, दैट इज समथिंग दैट आई हैव टू इंश्योर। आई होप दिस इज क्लियर। तो इसका आंसर क्या है? TTTF, TTTF। गॉट इट? बहुत अमेजिंग तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो, सो नेक्स्ट इज सॉल्विंग अ क्यूब रूट ऑफ इक्वेशन। So this was a CMI 2018 problem, and इसमें हट जाता हूँ. If you want, you can take the screenshot. List all the solutions of the following equation. Need not simplify the answer. ठीक है, इसके जितने भी solutions है वो सब बताने हैं. Cube root of x plus 4 minus cube root of 1. Cube root of x is equal to 1. So what is the first thought? पहला thought. इसको देख के क्या आना चाहिए? देखो, मैथमेटिक्स एक चीज में हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। जिस चीज को हम पसंद नहीं करते हैं उस चीज को हमारी जिंदगी से हटाने में बहुत बड़ा योगदान मैथमेटिक्स का है। बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे डिविजिबिलिटी अच्छा नहीं लगता, मैं कॉन्फिडेंस के थ्रू कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मुझे लॉग अच्छा नहीं लगता, मैं e टू द पावर x में कन्वर्ट कर सकता हूँ। अगर मुझे e टू द पावर अच्छा नहीं लगता, मैं लॉग में कन्वर्ट कर सकता हूँ। मुझे क्यूब रूट पसंद नहीं है, हटा सकते हैं हम अपनी जिंदगी से। क्यूब रूट पसंद नहीं है तो लेट क्यूब रूट ऑफ x इज t। सो क्यूब रूट ऑफ
x प्लस 4 इज इक्वल टू 1 प्लस टी। अच्छा, यहां से क्या आ गया, x का वैल्यू टी क्यूब, x का वैल्यू टी क्यूब। यहां से भी हटाओ, क्यूबिंग बोथ साइड्स, क्यूबिंग बोथ साइड्स। सो x प्लस 4 इज इक्वल टू 1 प्लस टी होल क्यूब। x इज टी क्यूब, सो टी क्यूब प्लस 4 इज इक्वल टू a क्यूब b क्यूब 3ab a प्लस बी। टी क्यूब से टी क्यूब कैंसिल, तो यहां से 3t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 3 इज इक्वल 0। टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 1 इज इक्वल 0। ये एक क्वाड्रेटिक बन गई टी में। सो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना तो यार तुम बचपन से सीखे हुए हो। हाउ डू वी सॉल्व क्वाड्रेटिक? -1 प्लस माइनस √5/2, -1 प्लस माइनस √5/2। मुझे निकालना क्या, x इज टी क्यूब, x इज टी क्यूब, सो x इज टी क्यूब। सो दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगी -1 प्लस √5 होल क्यूब बाय 8 और एक आएगी -1 माइनस √5 होल क्यूब बाय 8। सो x की दो वैल्यूज आएंगी एंड चाहो तो यहां पर छोड़ सकते हो, चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो। यू कैन ऑलवेज सिंप्लीफाई दिस, a प्लस बी होल क्यूब भी लगाना है, इसके बाद तो a प्लस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब भी लगाना है। सो यू कैन लीव इट एट दिस। अगेन लिखा हुआ है कि नीड नॉट सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, so even if you leave at this that is fine, but if you want to simplify you can simplify this further, but I hope this is clear. This is a very simple problem and again core idea solvability, कैसे कैसे सोचें। ठीक है, सोचना तो बहुत सिंपल है, इसके अंदर क्यूब है, क्यूब समझ नहीं आता है, क्यूब को खत्म करो अपनी जिंदगी से। गाइड, चलो। एंड इसी तरह के क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक एक्सपोनेंट्स के अंदर आए हुए। फॉर एग्जांपल दिस, आई लाइक दिस प्रॉब्लम अ लॉट, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये प्रॉब्लम। फाइंड ऑल द रियल सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन, x स्क्वायर माइनस 2x raised to the power x square plus x minus 6 is equal to 0। ठीक है, तो मैं दोबारा से इस प्रॉब्लम को यहां पे लिख देता हूं, x स्क्वायर माइनस 2x x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 1, सॉरी, इज इक्वल टू 1। अब इसमें ना हमेशा ऐसा होता है कि जितने भी सोल्यूशंस हैं, एक्चुअल सोल्यूशंस हैं, वो या तो हम ज्यादा बोल देते हैं या कम बोल देते हैं, कुछ सोल्यूशन मिस कर देते हैं, राइट। सो बहुत कम बच्चे होते हैं एक्चुअली में जो पूरा का पूरा आंसर, सारे के सारे आंसर, सारे के सारे रियल वैल्यूज ऑफ एक्स इसको सेटिस्फाई करते हैं, वो लिख पाए एक साथ बिना गलती के। ठीक है, तो वो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूं। तो सिंपल सी बात है, a टू दी पावर b अगर 1 है, कैसे कैसे हो सकता है एक्सपोनेंट का वैल्यू 1, बिकॉज एक्सपोनेंट का जो रूल्स है ना वो 1 के लिए थोड़े से लाइट हो जाते हैं, थोड़े से वीक हो जाते हैं। तो सबसे ऑब्वियस थिंग है कि यार पावर सर 0 कर दो। अगर पावर 0 है, इफ द पावर इज 0, तो कुछ भी हो जाए, एनीथिंग पावर 0 इज ऑलवेज 1, यू कैन ऑलवेज प्रूव दिस। दूसरा केस, सर अगर मैं बेस ही 1 कर दूं, a को ही 1 कर दूं, a की पावर कुछ भी कर दूं तब भी 1 है, तो मोस्टली बच्चे इन दो के ऊपर खेलते हैं। एक केस यहां पर मिस कर देते हैं, क्या मैं बेस को -1 कर सकता हूं? अगर बेस -1 है, -1 का स्क्वायर भी तो 1 होता है, -1 पावर 4 भी तो 1 होता है। अगर मैं इसको -1 करता हूं और मैं इंश्योर करता हूं कि b जो है वो एक इवन नंबर है, b एक इवन इंटीजर है, या फिर b a बाय b की फॉर्म का है, वेयर a इज इवन। ठीक है, देखो -1 टू दी पावर 2/3, ये भी तो 1 ही हुआ। ठीक है, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी -1 पावर 2 पावर 1/3, सो 1 पावर 1/3 विच इज 1। ठीक है, बी इवन है या फिर बी जो पावर है वो a बाय b की फॉर्म की है, रैशनल नंबर है, वेयर a इज एन इवन नंबर, a इज एन इवन। तो ये तीनों केसेस अगर मैं इंश्योर कर सकूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो पहला देखते हैं, जब b 0 है, केस 1 व्हेन b 0, पावर इज 0, पावर 0 है तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x प्लस 3 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू कितना है, -3 × 2। अब यहां पर दोबारा गलतियां होती हैं, दो वैल्यूज तो आ गई, -3 2, बच्चे ये दोनों वैल्यूज बोल देते हैं, बट अगेन प्लीज अंडरस्टैंड, अगर पावर 0 है और नीचे भी 0 बन जाए, व्हाट इज 0 पावर 0, दिस इज नॉट डिफाइंड। सो a टू द पावर 0 1, a टू द पावर 0 का वैल्यू 1 तभी होता है जब a का वैल्यू
जीरो नहीं है, दिस इज द ओनली एक्सेप्शन। सो जैसा कि मैंने बोला, इस वाले केसेस में जो लॉज होते हैं ना वो थोड़े से वीक पड़ जाते हैं। यहां देखो, जब मैं x को 2 रखता हूं, x को 2 रखूंगा, नीचे वाला पार्ट जीरो हो रहा है। जीरो पावर जीरो तो डिफाइन ही नहीं है, तो ये वाला जो पार्ट है ये मुझे इग्नोर करना पड़ेगा। -3 में दिक्कत नहीं है, -3 में क्या होगा, 9 + 6 15, 15 पावर जीरो इज 1। बट 2 में नीचे वाला पार्ट भी जीरो हो जाएगा, 0 पावर जीरो इज नॉट 1, 0 पावर जीरो इज नॉट डिफाइंड। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहां पे दो वैल्यूज आ रही थी, बट एक हमें यहां पे इग्नोर करनी है। नेक्स्ट इज A1, जब x² - 2x का वैल्यू 1 होता है, x² - 2x - 1 का वैल्यू 0 होगा, x का वैल्यू ± √b² 4, 8/2, सो 1 ± √2, 1 ± √2। अच्छा, ये 1 ± √2 पे नीचे वाली पार्ट 1 हो रहा है, ऊपर कुछ भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा ना, ऊपर रियल ही होगा। x का वैल्यू 1 + √2 या 1 - √2 भरेंगे, ऊपर कुछ भी हो, 1 हो, -1 हो, रैशनल हो, इरेशनल, 1 पावर एनीथिंग इज ऑलवेज 1। ये दोनों वैल्यूज एक्सेप्टेबल है, बोथ द वैल्यूज आर एक्सेप्टेबल। एंड थर्ड केस, जब x² - 2x का वैल्यू -1 है, इस केस में मैं एज्यूम, मैं होप करूंगा कि x² + x - 6 इज इवन, और ऑफ द फॉर्म a by b। सो x² - 2x + 1 का वैल्यू 0, यहां से आ रहा है x = 1। 1 पे चेक करो, 1 + 1 - 4 इज -2, डेफिनेटली इवन है। तो बेसिकली -1 पावर -2 कितना होगा, -1, 1/- 1 स्क्वायर, विच इज 1। तो ये भी एक्सेप्टेबल वैल्यू है। सो देयर आर 4 आंसर्स, 4 सॉल्यूशंस। एक होगा -3, 1 + √2, 1 - √2 एंड 1। सो एक्चुअल सॉल्यूशंस 4 है। बहुत बार कंफ्यूजन, जो गलतियां होती है वो क्या होती है, एक तो 2 लिख देते हैं बच्चे, 2 आंसर नहीं होगा, पहली चीज। एंड दूसरी चीज, ये वाला जो सोल्यूशन है, 1 वाला पार्ट जो है वो नहीं लेते हैं, राइट। सो दीज आर द 2 कॉमन मिस्टेक्स व्हिच हैपन इन दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। चलो, इक्वेशंस विद इरैशनल, जब इरैशनल चीजें हो, फॉर एग्जांपल दिस, अब दिया हुआ है द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज एन इंटीजर। ये एक्सप्रेशन जो है, क्यूब रूट ऑफ फर्स्ट माइनस क्यूब रूट ऑफ सेकंड एक्सप्रेशन इज एन इंटीजर। तो क्या वैल्यू है, व्हाट इज द वैल्यू, तो हाउ डू वी सॉल्व। सो अगेन सेम प्रिंसिपल, मैथमेटिक्स में जो चीज अच्छी नहीं लगती उसको तुम हटा सकते हो, लेट द एक्सप्रेशन बी पी, पी इज a - b। पहले वाले पार्ट को a बोल दिया, दूसरे वाले पार्ट को b बोल दिया। a का वैल्यू कितना है, क्यूब रूट ऑफ 6√3 + 10, एंड b का वैल्यू कितना है, क्यूब रूट ऑफ 6√3 - 10। a क्यूब is 6√3 + 10, b cube is 6√3 - 10। यहां पे दो चीजें अच्छी हो रही है। पहली चीज, मेरे को इरैशनल हटाने का मौका मिल रहा है, तो अगर मैं a क्यूब - b क्यूब करता हूं, वो 20 है। a क्यूब - b क्यूब, बिकॉज अल्टीमेटली a - b इंटीजर है भाई, ये एक इंटीजर है। तो इंटीजर क्या है, वही तो निकालना है मुझे, वही तो निकालना है। तो एक तो a क्यूब - b क्यूब 20 दिखाई दे रहा है। सेकेंडली, ये जो एक्सप्रेशन है 6√3 + 10, 6√3 - 10, ये भी थोड़ा बढ़िया सा लगाई दे रहा है। सो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं, a क्यूब b क्यूब मल्टीप्लाई रैशनलाइज, तो 6√3 होल स्क्वायर -10 स्क्वायर, 36 × 3 108 -100, दिस इज 8। सो यहां से a b का वैल्यू 2 आ गया। तो मुझे a - b निकालना है। a क्यूब - b क्यूब ऑलरेडी पता है, a b भी ऑलरेडी पता है, a b भी ऑलरेडी पता है, a - b होल क्यूब निकालना है। तो यार बहुत सिंपल है, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। सो p क्यूब विच इज a - b होल क्यूब, ये निकालते हैं। So this is a cube minus b cube minus 3ab into a minus b cube. a cube minus b cube 20 है, 3 into ab का वैल्यू 2 है, एंड a minus b is p, ये आ गया। सो p क्यूब प्लस 6p minus 20 is equal to 0. So this is a cubic in p। क्यूबिक को सॉल्व करने का तरीका जो है वो फैक्टर थ्योरम से आता है। तो 1 रूट जो होगा
जिसका इंटीजर रूट होगा, जो दिखाई दे रहा है कि p तो इंटीजर है ही है, हैज टू बी अ फैक्टर ऑफ 20. फैक्टर 20 के फैक्टर है 1 2 4 5 10 20 एंड -1 -2 -4 -5 -10 20. अच्छा, माइनस तो होगा नहीं बिकॉज ए बी से क्लियरली बड़ा है, तो इन 6 में से कोई एक वैल्यू होगी. 1 चेक करो, नहीं कर रहा. 2 चेक करो, 8 + 12 बिल्कुल कर रहा है. तो p = 2 इज द आंसर. p = 2 इज द आंसर. इनफैक्ट हमें ये इंश्योर करना चाहिए इनफैक्ट कि यार इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं हुई. तो एक तो तरीका है कि 4 5 10 20 चेक कर लो, सेटिस्फाई नहीं करेंगे. एंड दूसरा तरीका है कि p - 2 से डिवाइड करो, तो जो बाकी दो रूट्स हैं वो रैशनल नहीं होंगे. ठीक है, तो वी ऑल्सो हैव टू इंश्योर दैट कि 2 के अलावा कोई और वैल्यू नहीं. ठीक है, सो 2, तो इसका जो इंटीग्रल वैल्यू है, दिस वैल्यू इज एक्चुअली गोइंग टू बी 2. दिस वैल्यू इज 2. ठीक है, तो दो इरेशनल नंबर्स का डिफरेंस एक रैशनल नंबर आ रहा है. ठीक है, so this is again a very important property. The difference of two irrational numbers may be rational. The sum of two irrational numbers may be rational. I hope this is clear. चलो, next is this तरह के problem, symmetric log reciprocals. Log is something which is very common in all the 3 major exams. So JEE के अंदर तो है ही है, ISI के अंदर, CMI के अंदर, एंड थर्ड इज आजकल तो IOQM के अंदर भी लॉग के ऊपर सवाल आते हैं. सो लॉग की प्रॉपर्टीज से कंफर्टेबल होना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ABC आर रियल नंबर्स, ऑल आर ग्रेटर देन 1, देन शो दैट दिस इज इक्वल टू 3. ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 3. तो किस तरीके से इसको करें? तो यार इस तरह की चीजों में ना, दिस इज अ सिमेट्रिक और साइक्लिक एक्सप्रेशन, साइक्लिक चल रहा है, तो तीनों को ना इकट्ठे नहीं लेना होता. क्या करना है, किसी एक एक्सप्रेशन को उठाओ एंड इसको सिंप्लीफाई करो, एंड एक ऐसी फॉर्म में ले आओ जहां पर हम इसका और इसका भी सेम वैल्यू, सेम तरह की वैल्यू लिख सकें. ठीक है, सो कंसीडर 1/1 प्लस लॉग c बाय बेस a स्क्वायर b. बेस a स्क्वायर b. हाउ डू वी सिंप्लीफाई दिस? देखो, लॉग में सिंप्लीफाई करने का एक ही तरीका है कि लॉग प्लस लॉग a प्लस लॉग b वाला वैल्यू, या लॉग a माइनस लॉग b वाला. तो ये 1 को ना हम सिंप्लीफाई कर देते हैं. हाउ डू आई राइट 1? बेस इसका a स्क्वायर b है, सो 1 को लिख सकते हैं लॉग ऑफ a स्क्वायर b बेस a स्क्वायर b प्लस लॉग c बाय a बेस a स्क्वायर b. लॉग a प्लस लॉग b, सो लॉग बेस a स्क्वायर b तो आ गया. यहां पर क्या आएगा? a स्क्वायर b इंटू c बाय. सो 1 log abc बेस a स्क्वायर b. इसको उल्टा करते हैं. सो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज लॉग ऑफ a स्क्वायर b बेस abc. सो द फर्स्ट एक्सप्रेशन इज दिस एक्सप्रेशन को हमने लिख दिया लॉग ऑफ a स्क्वायर b बेस abc. कहने से इसी तरीके से इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं प्लस लॉग ऑफ b स्क्वायर c बेस abc, लॉग ऑफ c स्क्वायर a बेस abc. सो लॉग a प्लस लॉग b प्लस लॉग c इज लॉग ऑफ, जब बेस abc है, मल्टीप्लाई करेंगे a क्यूब b क्यूब c क्यूब विच इज 3. ठीक है, तो इतने ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं. अच्छे क्वेश्चंस भी होते हैं, बट अगेन यहाँ पे दिस आइडिया ऑफ दिस सेशन इज टू जनरेट कॉन्फिडेंस. यार तुम अगर ये सॉल्व कर पा रहे हो, खुद से सोच पा रहे हो इस तरह के प्रॉब्लम्स, तो अगेन मुश्किल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने में टाइम नहीं लगेगा. सो गो फॉर इट. ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर. CMI 2010 का प्रॉब्लम है ये. चलो, reducing to quadratic equation. Find the real numbers x which satisfy 8 to the power x plus 27 power x upon 12 power x plus 18 power x is 7/6. ठीक है, अब यहाँ पे देख के डर लग रहा है कि बहुत सारे एक्सपोनेंट्स है, क्या करें? बट अगेन एक्सपोनेंट्स की अच्छी बात है कि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जा सकता है. 8 पावर x को 2 to the power 3x, 3 to the power 3x, 12 is 2 square 3, so 2 to the power 2x 3 power x and 3 to the power 2x 2 power x में कन्वर्ट किया जा सकता है. सो 7/6. सो 2 power 3x plus 3 to the power 2x upon 2 to the power 2x 3 power x plus 3 to the power 2x 2 power x is 7/6. क्या करें? अब इसको करने का तरीका क्या है? कहने से यहां पर 2 power 3x है, यहां पे 2 power 2x है, यहां पे 2 power x है. 2 की पावर्स देखो, यहां पे एक पावर एक्सप्रेशन है 2 की पावर 3x का, एक 2 की पावर 2x का, एक 2 की पावर x का.
लाइकवाइज 3 to the power 3x, 3 to the power x, 3 to the power 2x. तो अगर मैं 2 to the power x को थोड़ी देर के लिए a लेता हूं और 3 to the power x को थोड़ी देर के लिए b लेता हूं, so this expression becomes a cube plus b cube upon a square b plus ab square is 7/6 and we are done. Even though ये 2 पर x और 3 पर x आपस में रिलेट हो पाएंगी, अभी के लिए मैंने a और b डाल दिया so that we are able to simplify this expression and उसके बाद दोबारा से वापस पुट कर देंगे. So a cube plus b cube is a plus b, a square minus ab plus b square, ab common, a plus b, 7/6. तो 6a square minus 6ab plus 6b square is equal to 7ab. So 6a square minus 13ab plus 6b square is equal to 0. 6a square minus 13ab plus 6b square is 0. So this becomes a quadratic and ये simple quadratic दिखाई दे रही है. In fact यार ये तो मैं पता भी होना चाहिए, सिंपल सी बात है. 6x square minus 13x plus 6 is equal to 0. इसके रूट्स 2/3, 3/2 होते हैं. ठीक है. So there are certain quadratic equations जो बहुत बार रिपीट होती है. ठीक है. For example 2x square minus 5x plus 2 is equal to 0. इसके रूट्स 2 and 1/2 होते हैं. 3x square minus 10x plus 3 is equal to 0. इसके रूट्स 3 और 1/3 होते हैं. ठीक है. 6x square minus 13x plus 6 के रूट्स 2/3 और 3/2 होते हैं. अदरवाइज ऑल्सो यहां से भी तुम कर सकते हो, बट ये पता होना चाहिए यार. तो 6a square minus 9ab minus 4ab plus 6b square is equal to 0. So 2a common, 3a minus 3b, 3a common, 3a common, 2a minus 3b minus 2b common, 2a minus 3b. So 2a is equal to 3b और 2b is equal to 3a. So a by b का वैल्यू या तो 3/2 है या 2/3 है. और a by b है क्या? 2/3x, 2/3 पावर x. So 2/3 पावर x अगर 2/3 है तो x का वैल्यू 1 है. 2/3x पावर x is 3/2. So that means x is -1. So x की दो वैल्यूज पॉसिबल है, एक है 1 और एक है -1. These are the two answers. So ये 2019 CMI का प्रॉब्लम है, बी पार्ट मतलब सब्जेक्टिव पार्ट, सेकंड प्रॉब्लम का दूसरा पार्ट. I hope this is clear. So find all the real numbers x. There are two numbers. One is 1, one is -1. So these are the two values. Simultaneous equations बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मेजरली होता क्या है कि लीनियर इक्वेशंस हमने एक और पहले भी प्रॉब्लम किया था जहां पे लीनियर इक्वेशंस जहां पे नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस से रिलेट कर पा रहे थे हम. ठीक है. तो अगेन कैसे लीनियर इक्वेशंस का मतलब इनफाइनाइट होता है, उसका ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट क्या है. सिमिलरली 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशंस इन 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल्स में नो सॉल्यूशन का मतलब क्या है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन का मतलब क्या है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का मतलब क्या है. तो ये रिलेट कर पाना बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जांपल लेट्स लुक एट दिस प्रॉब्लम. तो अगेन दिस इज अगेन ट्रू फॉल्स येस नो टाइप ऑफ प्रॉब्लम. ये 2017 का प्रॉब्लम है एंड पार्ट ए. So if you want, you can take the screenshot and try it on your own. State yes or no for each of the following questions. Is it possible to find a 2x2 matrix A? क्या ऐसा possible है to find a 2x2 matrix A for which the equation A vector x is B? A vector x is equal to B. मतलब वेक्टर्स का मतलब समझ गया ना. सपोज A B C D है, ये x y है एंड ये लेट्स से B1 B2. तो ये बोल रहा है कि ये वेक्टर x है एंड ये वेक्टर b है. x i कैप प्लस y j कैप, y1 b1 i कैप प्लस b2 j कैप एंड ये मैट्रिक्स A. ठीक है. सो इज इट पॉसिबल टू फाइंड अ 2x2 मैट्रिक्स A फॉर व्हिच दिस इक्वेशन हैज. पहला पार्ट, रीड द ऑप्शंस. बहुत ही मजेदार ऑप्शंस हैं एंड यहां पे अगर क्लैरिटी नहीं है देन यू विल नेवर बी एबल टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स एंड दीज आर द काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स व्हिच एक्चुअली मेक द डिफरेंस. बाकी जो सिंपल प्रॉब्लम है वो सब कर लेंगे यार. तो हमें सिंपल प्रॉब्लम में टाइम बता के इन तरह के प्रॉब्लम्स में करना है एंड इसके करने के लिए भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है. रीड द प्रॉब्लम्स ऑप्शंस.
Is it possible to find a 2 by 2 matrix such that this equation has no solution for some b, no solution for some but not all b, no solution for some but not all b, exactly one solution for all other b? ठीक है, मतलब क्या ऐसा ए वेक्टर पॉसिबल है कि कुछ बी की वैल्यूज के लिए नो सॉल्यूशन है और बाकी बी की वैल्यूज के लिए एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है? एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन फॉर सम बट नॉट ऑल बी, बट मोर देन वन सॉल्यूशन फॉर ऑल अदर बी. क्या ऐसा ए पॉसिबल है, मैट्रिक्स पॉसिबल है कि कुछ बी की वैल्यूज के लिए एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन हो एंड कुछ बी की वैल्यूज के लिए मोर देन वन सॉल्यूशन हो, जो बाकी की बी की वैल्यूज है? क्या ऐसा पॉसिबल है ए मैट्रिक्स सच दैट कुछ बी की वैल्यूज पे नो सॉल्यूशन हो एंड कुछ बी की वैल्यूज पे मोर देन वन सॉल्यूशन हो? एंड ऐसा पॉसिबल है कि कुछ बी की वैल्यूज पे नो सॉल्यूशन हो, कुछ बी की वैल्यूज पे एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन और कुछ बी की वैल्यूज पे मोर देन वन सॉल्यूशन? तो ये बहुत कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है. दिस इज अ वेरी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम एंड अगेन कंसेप्चुअली अगर तुम सही नहीं हो देन यू विल नेवर बी एबल टू आंसर दिस काइंड. तो अगेन इसको करने के लिए सेम चीज है, मैं कॉन्सेप्ट थोड़ा तुम्हें रिवाइज करा देता हूं. सो ए एक्स इज इक्वल टू बी, ए एक्स इज इक्वल टू बी, ए एक्स इज इक्वल टू बी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर ए अगर मैं A1 A2 B1 B2 लेता हूं, एक्स वेक्टर लेट्स से XY ले लेता हूं एंड लेट्स से दिस इज C1 C2. तो जब ये मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बनता है लीनियर इक्वेशंस. A1x प्लस A2y इज इक्वल टू C1 एंड B1x प्लस B2y इज इक्वल टू C2. ये बनता है. कब कब इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे, कब कब इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे एंड सो ऑन. तो सबसे पहली चीज, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं है, मतलब A1 B2 माइनस A2 B1 जीरो नहीं है, मतलब ये पैरेलल लाइंस नहीं है, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होना तय है. कुछ भी हो जाए यूनिक सॉल्यूशन होगा, कुछ भी हो जाए यूनिक सॉल्यूशन होगा. आई होप दिस इज क्लियर. सेकेंड, अगर ए ही जीरो है, मैं डिटर्मिनेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि वेक्टर मतलब मैट्रिक्स ए जीरो है. अगर ए ऐसा होता है 0 0 0 0 0 0 0 0, ए ही जीरो है, तो बोल सकते हैं कि अगर इस केस में बी वेक्टर जीरो है तो इनफाइनाइटली मैनी एक्स की इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस होंगे, और अगर बी जीरो नहीं है तो नो सॉल्यूशन होगा. मैं डिटर्मिनेंट ए की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पे ए मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं. ए जीरो मतलब सारे के सारे एलिमेंट जीरो. सो अगर सारे के सारे एलिमेंट जीरो हैं और ये भी जीरो है, लेट्स से ये भी जीरो है, सारे के सारे, तो मतलब A1 भी जीरो है, A2 भी जीरो है और C1 भी जीरो है. तो बोल सकते हैं एक्स और वाई कुछ भी हो जाए, एक्स और वाई कुछ भी हो जाए. तो अगर ए भी जीरो है, बी भी जीरो है, एक्स और वाई कुछ भी हो सकता है. बट अगर ए जीरो है, मतलब A1 A2 जीरो बट ये जीरो नहीं है, तो एक्स वाई के नो सोल्यूशन. तीसरा केस, अब यहां पे डिटर्मिनेंट पे आते हैं. डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर जीरो है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर जीरो है, इसका मतलब पैरेलल लाइंस है या फिर कोइंसिडेंट लाइंस है. पैरेलल लाइंस है, कोइंसिडेंट लाइंस है. इस केस में कंडीशन होगी अगर A1 बाय B1 इज A2 बाय B2 इज इक्वल टू C1 बाय C2, तो इनफाइनाइट, एंड A1 बाय B1 is A2 by B2, but this ratio is not equal to जो B वेक्टर वाली रेशियो है, then no solution. तो ये हमारा पूरा का पूरा कहानी है. ठीक है, ये 5 केसेस होते हैं. डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो अगर नहीं है फिर तो एक ही सोल्यूशन होगा. डिटर्मिनेंट ए जीरो है तो ये 2 केसेस हो सकते हैं. एंड सॉरी, अगर ए जीरो है, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो है तो ये वाले 2 केसेस हो सकते हैं. ठीक है जी, ठीक है. सो दिस इज आवर एंटायर थिंग. अगर तुम रिवाइज करना चाहते हो रिवाइज कर सकते हो. चलो ठीक है, तो इसके ऊपर है पूरा का पूरा सवाल. वापिस आते हैं. सो दिस इज द प्रॉब्लम. अब क्या बोल रहे हैं, ऐसा इज इट पॉसिबल टू फाइंड, क्या ऐसा ए वेक्टर फाइंड करना पॉसिबल है, पहला ऑप्शन, सच दैट नो सॉल्यूशन फॉर सम बट नॉट ऑल बी, सो दैट किसी बी के लिए
इसके नो सोल्यूशन हो, ठीक है, कुछ बी के लिए, कुछ बी वेक्टर के लिए नो सोल्यूशन हो, बट बाकी सब के लिए एक सोल्यूशन हो, बाकी सबके लिए एक देखो है, सिंपल है, अगर एक सोल्यूशन है, अगर एक सोल्यूशन है, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन फॉर ऑल अदर बी, अगर एक सोल्यूशन है तो यार डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं होना चाहिए, तभी एक सोल्यूशन हो सकता है, तभी एक सोल्यूशन हो सकता है। बट अगर ये है, अगर किसी बी के लिए एक सोल्यूशन है, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं है, तो नो सोल्यूशन तो पॉसिबल ही नहीं है, नो सोल्यूशन डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट 0 से पॉसिबल ही नहीं है। सो दिस आंसर इज क्लियरली नो, ऐसा हो नहीं सकता। ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि ऐसा क्या ए पॉसिबल है कि कुछ बी के लिए नो सोल्यूशन हो और बाकी के जो बचे बी हैं उसके लिए एग्जैक्टली वन सोल्यूशन हो, ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? अगर किसी बी के लिए भी नो एग्जैक्टली वन सोल्यूशन है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए का 0 नहीं है तो ये नो सोल्यूशन कभी हो नहीं सकता। आ रही बात समझ में? एग्जैक्टली वन सोल्यूशन फॉर सम बट नॉट ऑल बी, मतलब किसी बी के लिए एग्जैक्टली वन सोल्यूशन और बाकी जो बचे बी हैं उनके लिए मोर देन वन सोल्यूशन, ये भी पॉसिबल नहीं है। बिकॉज अगर एग्जैक्टली वन सोल्यूशन है तो यहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है, 0 नहीं है। अगर एग्जैक्टली एक सोल्यूशन किसी भी बी के लिए, बी का ए से कोई लेना देना नहीं है ना, अगर कुछ बी के लिए यूनिक सोल्यूशन है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं है, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं है तो मोर देन वन सोल्यूशन हो ही नहीं सकता। आंसर इज नो। नो सोल्यूशन फॉर सम बट नॉट ऑल बी, बट मोर देन वन सोल्यूशन फॉर ऑल बी, ये हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा ए जरूर एग्जिस्ट कर सकता है कि किसी बी के लिए नो सोल्यूशन हो और किसी बी के लिए मोर देन वन सोल्यूशन हो। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कर सकते हैं ना, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 एंड 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 8। अब b अगर 4 और 8 है तो इसके इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन है, बिकॉज सेम लाइन है। और अगर b 4 और 7 है तो इसके नो सोल्यूशन है। तो कुछ b के लिए नो सोल्यूशन, कुछ b के लिए इन्फिनिट सोल्यूशन, ऐसा a जरूर एग्जिस्ट हो सकता है। तो a के लिए बस मुझे ये करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ a का वैल्यू 0 करना है। तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 है तो कुछ b के लिए इन्फिनिट सोल्यूशन है, कुछ b के लिए नो सोल्यूशन है। तो दिस आंसर इज डेफिनेटली यस। ओके, नो सोल्यूशन फॉर सम बी, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन फॉर सम बी एंड मोर देन वन सोल्यूशन फॉर सम बी हो ही नहीं सकता। अगर एग्जैक्टली वन सोल्यूशन है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं है, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं है तो नो सोल्यूशन सोल्यूशन हो ही नहीं सकते। सो नो नो यस नो, नो नो यस नो इज द राइट आंसर टू दिस। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। गॉट इट? ठीक है, तो कंसेप्चुअली क्लैरिटी होना इन तरह के प्रॉब्लम्स में बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस इक्वेशंस, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी योर होमवर्क गाइस। ये काफी अच्छा प्रॉब्लम है, ये सब्जेक्टिव प्रॉब्लम था। कब? 2014 में, B5। लेट fx is an xn plus an minus 1 xn minus 1 up to a1x plus a0 be a polynomial with non-zero coefficients. What is the leading term? इसका पहला पार्ट है, what is the leading term of delta fx, where that is fx minus fx minus 1. So fx minus fx minus 1 जब करेंगे तो leading term, leading coefficient क्या होगा? This is the first problem. The second problem is define polynomials Pn of degree n as follows. P0 x 1 है, P1x x है, P2x x x minus 1 by 2 है, P3x x x minus 1 x minus 2 by 3 factorial है, and so on. Show that for any polynomial f of degree n, there exists unique numbers, unique real numbers, alpha naught, alpha 1, alpha 2, alpha n, such that fx is equal to sigma alpha I pix I varies from 0 to n. ठीक है, खुद से समझो कि करना क्या चाह रहा है। इसको करने का सबसे सही तरीका क्या होता है? n को छोटी वैल्यूज ले लो। तो स्टार्ट विद स्मॉल वैल्यूज ऑफ n, लेट्स से n को 2 ले लिया, n को 1 ले लिया, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्रॉब्लम, क्योंकि अभी तो मीनिंग ही समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, सो दिस इज वन, एंड द थर्ड इज दिस, अ पॉलिनोमियल fx is called integral value if fn is an integer for every integer n. Show that if an integer valued polynomial is expressed in terms of Pn as above, पिछले the coefficient AIS is obtained in part 2. अच्छा, यहां पर I think क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट है। आर इंटीजर्स, ठीक है, दिस इज द कोएफिशिएंट ऑब्टेन्ड इन पार्ट 2 आर इंटीजर्स। गॉट इट? सो ये भी तुम्हारा होमवर्क है। इसको इन 3 प्रॉब्लम्स को, एक ही प्रॉब्लम उसके 3 पार्ट्स हैं, इनको तुम्हें खुद से करना है।
एंड ऑफ कोर्स आई होप यू एंजॉयड द सेशन। अच्छा लगा तो बताना, इस तरह के और सेशन अगर तुम्हें चाहिए तो आई विल डेफिनेटली मेक ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। ये मैंने CMI टोमेटो से ये सेशन बनाया था। एंड अगर तुम 2026 को टारगेट कर रहे हो, खुद से तैयारी कर रहे हो, तो दिस इज वन वेरी अमेजिंग चीज जो हमने निकाली है। दिस इज ISI टेस्ट सीरीज। ये तुम ज्वाइन कर सकते हो। इसको मैंने 2 दिन पहले ही लॉन्च किया है। यू कैन सी ऑल द डिटेल्स ऑफ द टेस्ट सीरीज एंड यू गोइंग टू गेट 60 टेस्ट at 999 rupees. Right, so the coupon code is ABMPRO. The link is there in the description box. You can always check this out. Okay, so जो बच्चे हमसे ऑलरेडी एनरोल्ड हैं, इधर पार्ट ऑफ फुल मैथ मास्टरी प्रोग्राम 2026 या टारगेट ISI 2026, उन बच्चों को लेने की जरूरत नहीं है। उन बच्चों का ऑलरेडी ये डैशबोर्ड में ऑलरेडी चले चुकी है। ठीक है, चलो जी। सो एंड ऑफ कोर्स जो बच्चे डिटेल में और चीजें पढ़ना चाहते हैं तो ISI 2026 का जो क्रैश कोर्स है, ये अभी लेटेस्ट बैच जो है 7 जनवरी से स्टार्ट हुआ है। तो 7 जनवरी वाला बैच तुम ज्वाइन कर सकते हो। एंड इसमें 60+20 क्लासेस तुम्हें मिलेंगी लाइव। सो 60 क्लासेस में पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। 20 क्लासेस UGP स्पेसिफिक क्लासेस होंगी एंड द एंटायर सिलेबस इज गोइंग टू गेट कंप्लीटेड इन दिस पर्टिकुलर कोर्स। ठीक है, तो ये इसका टॉपिक फ्लो है। सो नंबर थ्योरी, ज्योमेट्री एंड इस तरीके से चलेगा ये। एंड बाय द टाइम आई थिंक जो तुम्हारा JEE मेंस भी अगर 2 बच्चे दे रहे हैं उनका सेकंड अटेम्प्ट होगा, तब तक काफी टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके होंगे। ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके होंगे। ठीक है, चलो, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, होप यू एंजॉयड दिस सेशन। बाय एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट।